बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल रात को अमेरिका अपना आखिरी सिपाही लेके काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया। ये एक तारीख़ी लम्हा था। 20 साल एक जंग जारी रही, हज़ारों इंसानों का खून बह गया और अमेरिका बमबारी भी करता रहा, कत्ल व गारत भी होती रही और एक करप्ट गद्दार हुकूमत अशरफ गनी के नीचे बिठा के और वो अपना मतलब निकालता रहा। लेकिन एक गयूर कौम जो अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है, जो आज़ादी दुश्मन के हाथ से छीन के हासिल करना जानती है, उसके आगे अमेरिका को अपनी ताकत समेत सरनगू होना पड़ा। तालिबान ने ऐलान किया कि आज से अफ़गानिस्तान एक ख़ुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है और ये कौम आज इस बात पे खुश है कि उसने 20 साल की मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत को अपने मुल्क से धकेल के बाहर फेंक दिया है। तालिबान फाइटर जो थे वो काबुल एयरपोर्ट का उन्होंने फ़ौरी तौर पे इंतज़ाम संभाल लिया और फिर खुशी और जज्बे में उन्होंने हवाई फायरिंग भी की और ज़बीहुल मुजाहिद जो कि उनके स्पोक्स पर्सन है वो वहाँ मौजूद थे और उन्हें एयरपोर्ट पे अखबार नवीसों को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका को मुकम्मल तौर पे शिकस्त हो चुकी है। यही मौका गनीमत जानते हुए उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी साथ ही दे दी। उन्होंने कहा कि हम तमाम ममालिक के साथ, दुनिया के तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अमन के ताल्लुकात, और बाकी दुनिया को हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम अमन का काम करेंगे, अमन के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम सबको पता है, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 31 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर की थी वहाँ से अपने ट्रुप्स को निकालने के लिए, और तालिबान ने इस तारीख़ को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। और फिर एक मजबूरी बन गई और 31 अगस्त तक एक इंतहाई तकलीफ़ दे प्रोसेस के ज़रिए, जिसमें कि अबतरी थी, परेशानी थी, लोग मारे गए, जहाज़ों से लटकते रहे, आसमान से गिरे, और उसके साथ साथ फिर ये ख़ुदकुश धमाका हो गया, उसमें 200 के करीब लोग मारे गए। ये सारी तबाही मची, सिर्फ़ ये अबतरी सारी मची इस वजह से कि अमेरिका ने वहाँ से लोगों का इनखला करने के लिए वो प्लान तैयार नहीं की हुई थी जो अचानक उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती। नतीजा ये है कि जब तालिबान का अचानक कब्ज़ा हुआ तो फिर किसी को समझ नहीं आती थी कि उसने करना क्या है। ज़बीहुल मुजाहिद ने वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उन्होंने कहा कि हम इस बात का अहद करते हैं और यकीन दिलाते हैं अपने लोगों को कि हम अपने कौमी इत्तेहाद को बहाल करने के लिए और आवाम में एक हम आहंगी पैदा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लिए सबसे पहला काम होगा और इसमें कोई किसी के साथ कोई रियाकारी या कोई धोखाधड़ी का किस्सा नहीं है। ये हम दिल से चाहते हैं कि ये काम हम करें। और फिर उसने कहा कि इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी माशी हालत को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम वो फ़ौरी तौर पे करना चाहेंगे कि आवाम के लिए कुछ बेहतर किया जा सके। चाइना ने इस चीज़ का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आज अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और ये चाइना की वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया कि एक आज़ाद मुल्क है और इन्होंने एक बड़ी क़ुव्वत से 20 साल जंग लड़के अपने मुल्क को आज़ाद कराया है। अब कतर में भी इसी तरह भारतीय जो उनके वहाँ पे सफ़ीर हैं, उनकी मौलाना
محمد عباس सैतानिकज़ई से मुलाकात हुई, जो कि मौलवी साहब जो वहाँ पे उनके गैर मुल्की अमूर के इंचार्ज हैं दोहा में, उनसे मुलाकात हुई और कहा जाता है कि ये मौलाना ने ख़ुद दरख्वास्त की थी। चुनांचे ये मुलाकात जो है वो दोहा में भारत की एम्बेसी के अंदर हुई। तो वहाँ भी भारत ने रिक्वेस्ट की कि जी हमारे जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं सिविलियन वगैरह, उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाला जाए। जो तालिबान की पॉलिसी है उन्होंने कहा जी हाँ वो निकाल दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी उन्होंने जो भी अमन का पैगाम था वो दिया। और भारत जो कि जल्दबाजी में अपनी एम्बेसी बंद करके दौड़ गया था वहाँ से, मेरा ख़्याल है कि उसको उस लिहाज से मुतमईन होना चाहिए कि तालिबान चाहते हैं कि सब मुल्क अपनी एम्बेसीज़ वहाँ पे खोलें और अपना काम करें। अलबत्ता मौलाना ने ये बात ज़रूर कही वहाँ पे कि हम किसी को किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ काम नहीं करने देंगे। ये एक मैं समझता वार्निंग है भारत को, जो कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पिछले 20 साल से एक इंतहाई खौफनाक खेल खेल रहा था। उसके लिए ये एक मैं समझता हूँ कि उनका दिल तोड़ देने वाली, कमर तोड़ देने वाली और हिम्मत तोड़ देने वाली ये बातचीत होगी। लेकिन बहरसूरत तालिबान का ये मुसम्मम इरादा है कि उनकी सरज़मीन से भारत को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कोई ऐसा काम करें। आपको याद होगा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने एक घर की हिफाजत कर रहे हैं तो दूसरे घर की हिफाजत भी आपके लिए उतनी ही अहम है। लिहाजा ये मामला जो है वो उसी तनाज़र में देखा जाना चाहिए। पंजशीर में अभी हालात उसी तरह हैं। वहाँ पे एक हमले के बारे में कहा जा रहा है। जो नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस हैं वहाँ पे कौमी इत्तेहाद, उन्होंने दावा किया है कि तालिबान ने एक मगरबी साइड से जो एंट्रेंस है उस पर हमला किया था और उनके 7 लोग मारे गए, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं और ये हमला नाकाम बना दिया गया है। जबकि इस बारे में कोई और कहीं से कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं है। जापान उन्होंने भी अपनी एम्बेसी यहाँ से उठा के वो टर्की ले गए थे, लेकिन टर्की से उन्होंने एम्बेसी को अभी अमान ले जाने का, कतर ले जाने का इरादा किया है। सो इस तरह मुख्तलिफ़ मुल्क जो हैं वो अपने तौर पे लगे हुए हैं कि वो अपनी एम्बेसी को वो लपेट के यहाँ से वापस टोक्यो नहीं ले गए। कतर में इसका मतलब ये है कि वो ग़ालिबन दोबारा एम्बेसी खोलना चाहेंगे, क्योंकि उनके जो सफ़ीर हैं उन्होंने बयान दिया कि वो समझते हैं कि अभी तालिबान का रवैया देखा जाएगा और उनके साथ कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी या रखनी होगी, उसके लिए कई तरह की हमें बातचीत करनी होगी। उससे लगता यही है कि वो एम्बेसी अपनी खोलना चाहेंगे। इसके अलावा आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन में भी इस मामले पे बहस हुई, और लेकिन जो जितनी भी बहस ऐसा हुआ उसमें कोई तालिबान को कंडेम नहीं किया गया, बल्कि ये एक तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो मदद करनी है वो भी, और दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और जो भी बातचीत हुई जो ज़बान वो एक लिहाज से तालिबान के लिए मुफीद है, कोई ऐसी बात नहीं कही। लेकिन अभी जो मसला है वो ये है कि असल इशू जो है वो है कि तालिबान के पास पैसा कहाँ से आए, क्योंकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है तालिबान की और अफ़गानिस्तान की वो इस वक्त मखदूश है। सबसे पहले तो उनको ज़रूरत होगी कि वो पैसा उनको मिले ताकि अपने लोगों को तनख्वाहें देना शुरू करें, अपने तमाम महकमे, अपने तमाम दफातर जो हैं वो दोबारा से उनको उनमें काम शुरू किया जाए। और अगर ये इस स्टेज के ऊपर अक़वाम आलम ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी न की तो फिर ये आइसोलेशन में चले जाएंगे तालिबान, और आइसोलेशन में जाना जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है फिर वो जो अमरीकी हथियार छोड़ गए वो दाएं बाएं बेचते फिरें, वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के पास चले जाएं, या वो किसी ऐसे मुल्क के पास बेच दें जहाँ पे शायद अमरीकी न देना चाहें। तो इस लिहाज से ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त उनको आइसोलेट न किया जाए, उनको इस तरह न छोड़ा जाए, बल्कि उनको इंगेज किया जाए, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी कहा है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि तालिबान के साथ दुनिया को इंगेज करना चाहिए, अपने आप को उनको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनको इस तरह छोड़ा फिर वो मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, हाथ से निकल सकते हैं, दोबारा वहाँ टेररिज्म शुरू हो सकता है।
کیونکہ انسانی ضروریات ہیں. پیسے کی ضرورت پڑی تو نارکوٹکس کا بھی کام شروع ہو سکتا ہے, پیسے کی ضرورت پڑی تو ہتھیار بھی بیچے جا سکتے ہیں, پیسے کی ضرورت پڑی تو کسی سے پیسے لے کے کہیں ٹیررزم بھی کرایا جا سکتا ہے. سو یہ ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. اب سارے ممالک میں اگر ذمہ داری کا معاملہ دیکھا جائے تو امریکہ کی سب سے پہلے اور سب سے بڑی ذمہ داری اور اخلاقی ذمہ داری ہے, جس ملک نے 20 سال جنگ لڑ کے اس ملک کو تاخت و تاراج کیا, جس کو تباہ کیا, اور وہاں پہ آج کوئی بہت کم ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہم یہ کہیں کہ امریکہ یہاں یہ بنا گیا. وہ ملک جس نے کہ افغانیوں کو 20 سال یہ سزا دیے رکھی کہ وہ جنگ میں مصروف رہے, ان کے عزیز و اقارب مارے جاتے رہے اور وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو سکا, آج اس ملک کو ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ افغان نہ صرف اپنی اکانومی بحال کر سکیں بلکہ ان کے پاس پراپر دفاتر چیزیں, وہ سارا کچھ جو ان کو اپنا ملک چلانے کے لیے چاہیے وہ موجود ہو. اور امریکہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, امریکہ کی ایک کال کے اوپر ان کے سارے مغربی اتحادی خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے, اور ان کو ایک عام بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے علاوہ ان کو پیسہ ملنا چاہیے جس سے وہ اپنے ورکنگ سسٹم کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کر سکیں, اس کو انسٹال کر سکیں تاکہ وہ ایک پراپر ملک کی شکل میں جائیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ایک ملک کو ایک تسلط سے, ایک آمریت سے اور استعماریت سے, جس کو جو یہ استعماری قوتیں ہیں جنہوں نے آزاد کیا, آج ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ان کو مالی اعتبار سے بھی برے حالت میں نہ چھوڑیں. لہٰذا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے افغانیوں کا ہاتھ پکڑیں, اس سے امن میں لازماً پیش رفت ہوگی اور اس خطے میں امن آئے گا. اور یہ تبھی ہوگا اگر امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن آئے. اب امریکہ کے لیے 2 آپشنز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے تعلقات چائنا کے ساتھ مخاصمت والے ہیں, ایک دشمنی ہے, چائنا کو وہ فری رن کہیں نہیں دینا چاہتے. اب اگر وہ یہاں پہ پراپر امن رکھتے ہیں, امن رہ جاتا ہے, تو چائنا اس علاقے میں افغانستان میں آ کے تو وہ وہاں پہ اپنا پاؤں جما سکتا ہے. امریکہ 2 کام کر سکتا ہے, یا تو انتشار یہاں پہ دہشت گردی کو ترویج دے, 20 وہاں پہ دہشت گردوں کے گروپ موجود ہیں یہ اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق جو کہ بھارت نے تیار کی تھی, تو وہ ان میں دہشت گردی کروائے, پیسہ دے دے, اس کے بھارت کے اور ان کی پراکسیز موجود ہیں. لیکن دوسری جو چیز ہے جو زیادہ اہم اور زیادہ اچھی ہے, جو امریکہ کے لیے بھی مفید اور سب کے لیے اور ایک مناسب ہے عمل, وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی فائنینشیل پاور استعمال کرے, افغانیوں کی گڈ ول حاصل کرے اور پھر اپنا انفلوئنس سافٹ پاور کے ذریعے بڑھائے وہاں پہ. اس میں چائنا بھی بے شک وہاں انویسٹ کرے آئے گا, لیکن امریکہ کی پریزنس ایک دوست کے طور پہ وہاں موجود رہے گی. اور یہ عمل جو ہے جس پہ ان کی فائنینشیل ڈپینڈنس بھی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ کی وجہ سے ہوگی, وہ اپنے اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے, تو افغانستان میں ایک بیلنس مینٹین کیا جا سکے گا چائنا اور امریکہ کے درمیان, جس سے نہ صرف امن رہے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.